हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने प्राक्कल्पना के परिचय के बारे में पढ़ा था। किसे कहते हैं प्राक्कल्पना? प्राक्कल्पना की परिभाषा, उसके अर्थ को समझा था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता उस समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगाता है। यह पूर्वानुमान या पूर्व चिंतन, इसी को प्राक्कल्पना कहा जाता है। प्राक्कल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, को कार्य कारण के संबंधों के बारे में सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर लगाए गए अनुमान के रूप में समझ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने उस दिन भी आपको स्पष्ट किया था। मानिए कि हमारा एक कथन है हमारी समाज की एक बड़ी समस्या निर्धनता के बारे में, कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है। यह जो हमारा कथन है, यह हमारे अध्ययन विषय की प्राक्कल्पना कहलाएगी। यदि हम अपराध प्रवृत्ति के कारणों पर अध्ययन करने जाएं और हम ये अपना कथन कहें कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है, तो यह हमारे लिए एक प्राक्कल्पना है। और जब हम अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच में क्या संबंध है, तब हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हमारा जो पूर्वानुमान था, हमने जो अपना कथन कहा था, वह सत्य है या गलत। हमारा उद्देश्य प्राक्कल्पना को सत्य साबित करना नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना है। यह हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी प्राक्कल्पना के स्रोत के बारे में। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राक्कल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी खुद की सूझबूझ, अपनी विचारधारा, अपनी कल्पना या अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राक्कल्पना का निर्माण कर सकता है। लुंडबर्ग जो समाजशास्त्री हुए हैं, उनका मानना यह है कि हम एक उपयोगी प्राक्कल्पना की खोज किसी कविता, साहित्य, किसी सिद्धांत, दर्शन, किसी से भी कर सकते हैं। गुडेव मठ कहते हैं कि प्राक्कल्पना किसी संस्कृति, किसी सिद्धांत, किसी अनुभव या समरूपताओं से पैदा होती हैं, उनका प्रतिपादन होता है या उनका फॉर्मुलेशन होता है। तो इन्हीं सब समाजशास्त्रियों के विचारों के आधार पर प्राक्कल्पना के स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला स्रोत है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति क्या है? प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं और आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है, जो उनकी सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। तो सामान्य संस्कृति जो भी होती है उस समाज की, जिसको हम जनरल कल्चर कह सकते हैं, वो प्राक्कल्पना के विकास में सहायक होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्रोत होती है, सोर्स होती है प्राक्कल्पना का। सामान्य संस्कृति के अंदर तीन बातें मुख्य रूप से देखी जाती हैं, जिसमें से पहली है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान और
उसके विकास के लिए, उसकी प्राकल्पनाओं के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसे वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान को या तो प्रोत्साहित करता है या फिर हतोत्साहित करता है। आप ये बताइए, आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास या कहें तो स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों में अधिक क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? क्योंकि उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य इसके पक्ष में थे। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता है, इसलिए दोनों की प्राकल्पनाएं भी अलग अलग होंगी। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म है, धर्म है, संयुक्त परिवार प्रथा है, नातेदारी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इनका महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में व्यक्तिवाद है, व्यक्तिगत सुख है, वहाँ जजमानी प्रथा नहीं है, वहाँ पंचायत व्यवस्था नहीं है, वहाँ छुआछूत नहीं है, तो वहाँ की प्राकल्पनाएं अलग होंगी। तो इस तरह से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से प्रभावित करती है किसी भी प्राकल्पना के निर्माण को। दूसरा जो बिंदु है सामान्य संस्कृति का, वह है लोक विश्वास। अब लोक विश्वास क्या है? हर संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं और विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावत से होती है। कहावतें जानते हो आप? मुहावरों से होती है, दोहों से, तुकबंदियों से, इस तरह से कुछ मान्यताएं होती हैं। अब इनका प्रचलन समाज में लंबे समय से होता है, तो कई लोग तो इन्हें उसी तरह से सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जब ये कहावतें और विश्वास वास्तव में सत्य कितनी हैं, कहाँ तक हैं, ये जानना होता है, तो अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को प्राकल्पना बना लेता है। ठीक है। तीसरा सामान्य संस्कृति का हिस्सा है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ इनमें परिवर्तन होता है और परिवर्तन होना स्वाभाविक भी है। ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कोई प्राकल्पना अपन ले सकते हैं कि जैसे कि भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, संयुक्त परिवार टूटा, या भारत में जैसे जैसे नगरीकरण विकसित हुआ, जाति प्रथा विघटित हो गई, या शिक्षा के प्रसार होने से भारतीय समाज के परिवारों में स्त्री की स्थिति उच्च हो जाती है। ये जो आपके कथन हैं संयुक्त परिवार के बारे में या जाति प्रथा के बारे में या स्त्रियों की परिस्थिति के बारे में, ये सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं और इनमें ये जो परिवर्तन है ये नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सामान्य संस्कृति प्राकल्पनाओं का स्रोत बन जाती है। दूसरा जो स्रोत है मुख्य, वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में जो पहले से सिद्धांत होते हैं स्थापित, वही बन जाते हैं। शोधकर्ता उन्हीं सिद्धांतों का सामान्यीकरण करते हैं और उन सामान्यीकरण को ही प्राकल्पना के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरा बिंदु हुआ वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकल्पनाओं का प्रमुख स्रोत है। फिर है सादृश्यता। सादृश्यता यानी अनुरूपता, समरूपता। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं। जैसे कि स्पेंसर ने सामाजिक साम्यव की कल्पना जीवों के शरीर से ही ग्रहण की थी। उन्होंने कहा था कि समाज एक शरीर की तरह है, कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार समाज के सभी व्यक्ति करते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की कल्पना की गई। जैसे कि
लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाली चेचक के सादृश्यता के आधार पर किया था। तो इस तरह से माना जा सकता है कि सादृश्यता यानी कि समरूपता भी प्राकल्पना का स्रोत होती है। फिर एक और स्रोत है व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम होती हैं, जैसे कि लोम्ब्रोसो एक अपराध शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी कि अपराध की जो प्रवृत्ति होती है वह किसी व्यक्ति में जन्म से ही होती है। कैसे किया इन्होंने ये अपनी प्राकल्पना कैसे बनाई? इन्होंने सैनिकों का अध्ययन किया। डॉक्टर थे ये। सैनिकों के अध्ययन के माध्यम से इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव जो किए उसके आधार पर ये प्राकल्पना बना दी। इसी तरह से माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना, या न्यूटन का तो आपको सभी को पता है, न्यूटन का पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना। ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो शोधकर्ता देखता है उसी के आधार पर तो वो प्राकल्पना को जन्म देता है। तो व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्राकल्पना के बनाने के लिए, प्राकल्पना का स्रोत बनने के लिए। उसके बाद अगला बिंदु है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा क्या है? इंट्यूशन, जिसमें आप शब्द का प्रयोग करते हो, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मेरी अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि ये ऐसा है। तो ये जो इंट्यूशन है, ये जो अंतः प्रज्ञा है, ये भी कई प्राकल्पनाओं का आधार है। कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं ना, मेरा मन ऐसा कहता है। जीवन की कई घटनाओं के निष्कर्ष हमारी अंतः दृष्टि पर आधारित होते हैं, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो अंतः प्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पना भी बनती हैं, लेकिन उनका परीक्षण बहुत कठिन होता है। फिर भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके कई निष्कर्ष अंतः प्रज्ञा के आधार पर दिए जाते हैं। तो इसको माना जा सकता है कि यह भी एक प्राकल्पना का स्रोत है। उसके बाद अंतिम है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार जब हम व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों और साहित्य के आधार पर अध्ययन करते हैं, तब देखते हैं कि वो भी प्राकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। लुनबर्ग ये कहते हैं कि हम कविता हो या साहित्य हो, दर्शन हो या समाजशास्त्र हो, कलाकार हो या चिंतक हो, उनके जो मानव के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित जो सिद्धांत हैं, उनके सामाजिक संबंधों पर आधारित जो सिद्धांत हैं, उनसे भी प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक अध्ययनकर्ता कई स्रोतों से प्राकल्पना बना सकता है, खुद के विचारों से, खुद की कल्पना से, उसके अनुभवों से, वैज्ञानिक सिद्धांतों से, अनुसंधान जो पूर्व में हुए हैं उनसे, साहित्यों से, या फिर उसकी सामान्य संस्कृति से जिसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, या कोई विश्वास होते हैं जिसमें कहावतें और मुहावरे होते हैं, या किसी सामाजिक परिवर्तन के आधार पे या अनुरूपताओं के आधार पे ये कहा जा सकता है कि प्राकल्पनाओं का निर्माण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो प्राकल्पना के स्रोतों के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम अगली क्लास में प्राकल्पना के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।